सो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास का सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन इंपोर्टेंस एंड प्रोसेस। तो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके इंपोर्टेंस दे रखे हैं और इसके प्रोसीजर दे रखे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया कहते हैं। पहले सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं? संगठन। जब हम अपने किसी भी पर्पज को कंप्लीट करने के लिए जब हम अपने पर्पज को कंप्लीट करने के लिए किसी भी वर्क को मैनी पार्टों में डिवाइड करके उसको पूरा कराने के लिए एक हार्मोनियस रिलेशन मतलब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें आप दे भी रखा है इसमें कि इट रेफर टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये होगा कि हमें अपने लक्ष्य या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है और उसको पूरा कराने के लिए हम एक हार्मोनियस, जैसे मैत्रीपूर्ण भी कह सकते हैं या सामंजस्य रिलेशन कहते हैं, कि द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने कार्य को विभिन्न भागों में बांट के उसको पूरा कराने के लिए एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। किसके साथ करते हैं? एम्प्लॉय के साथ। सबऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट भी कह सकते हैं इसको। सबऑर्डिनेट मींस एम्प्लॉय होता है, हिंदी में अधीनस्थ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अधीनस्थ। बात वही है इसके में। ठीक है। सबऑर्डिनेट का मतलब ही वही होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेन पता लग गया होगा क्या होता है। एंड इसके जो फीचर दे रखे हैं, इसके कैरेक्टर दे रखे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से क्या क्या कैरेक्टर दे रखे हैं, तो एक बार वो देख लो। तो इसके जो कैरेक्टर दे रखे हैं वो देखते हैं कि कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की विशेषताएं। इसको विशेषता भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या कहते हैं? विशेषताएं कहते हैं हिंदी में। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या भी रखता है? फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट कैरेक्टर क्या लिखते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। कार्यों का या कार्य का विभाजन। इसमें क्या किया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब ये होगा कि वो अपने कार्य को मैनी पार्टों में डिवाइड कर देते हैं और जिस पार्ट में जो एम्प्लॉय कैपेबल होगा, योग्य होगा, जो उस वर्क को कर सकता होगा, उसको उस वर्क पर एम्प्लॉय कर दिया जाएगा। इस प्रकार वो कार्य भी अच्छा हो जाएगा और हमारा वर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें वही दे रखा है, डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का आधार है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें, देयर कैन बी नो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क। अगर हम अदर वर्ड में कहें कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मीनिंग नहीं रहेगा विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क के। अंडर डिवीजन ऑफ वर्क द एंटायर ऑफ वर्क ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू द मेनी डिपार्टमेंट। तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंडर में बिजनेस के काफी ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। द वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द सब वर्क। इसका मतलब जो डिवीजन ऑफ वर्क है, इसका जो प्रत्येक पार्ट होगा या प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होगा, प्रत्येक जो डिपार्टमेंट होगा उसमें भी सब डिवीजन होंगे। उसमें भी क्या होंगे? सब डिवीजन होंगे। सपोज करो हमारे स्कूल में मेरे अपने टीचर हैं और हर क्लास के अलग अलग टीचर हैं, पर उस सारे सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करा सकते ना, तो एवरी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। तो उसी प्रकार डिपार्टमेंट क्या है? कॉमर्स डिपार्टमेंट आ है। सपोज करो 3 डिपार्टमेंट दे रखते हैं, एक साइंस, एक आर्ट एंड एक कॉमर्स।
तीनों डिपार्टमेंट है और तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट आ सकते हैं, ब्लॉक भी कह सकते हैं इसको। साइंस की जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायो है, वो जो टीचर होगा वो ने तो आर्ट पढ़ा सकता है, नहीं कॉमर्स पढ़ा सकता है। ऐसे जो आर्ट के टीचर होंगे वो ये ने साइंस पढ़ा सकता है, नहीं कॉमर्स। तो जैसे कॉमर्स का टीचर होगा वो ने तो आर्ट पढ़ा सकता है, नहीं साइंस। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब जो ये कार्य करेगा वो इन दोनों कार्य को नहीं करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, समन्वय करना, मतलब कि एक दूसरे से अच्छे रिलेशन स्थापित करना। अंडर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन आर असाइनमेंट। आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन का कि अंडर ऑर्गेनाइजेशंस different persons are assigned different work but the aim of all these person happen to the same। इसका मतलब क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब यही होगा कि इसमें जो वर्क होगा उनका एक ही पर्पज होगा, उनका एक ही पर्पज होगा। कोऑर्डिनेशन समन्वय कहते हैं इसको, समन्वय। तो इसमें क्या है, इसमें ये कहा गया है कि उसने अपने कार्य को मैनी पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे इसमें कह रहा है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सन आर असाइंड डिफरेंट वर्क। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क किए जाते हैं, बट द एम ऑफ ऑल दिस पर्सन हैपन टू बी सेम। पर उन सबका एक ही पर्पस होता है, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइज, कि वो अपनी योजना को कंप्लीट कर सके। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट द वर्क ऑफ ऑल पर्सन depend on each other work even though it happen to be different। और सभी की जो पीपल होंगे या उनके कार्य होंगे वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। अच्छा, भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हो बट वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। हेंस इट हेल्प इन एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। और वो कार्य, कंप्लीट कार्य, आई थिंक उस कार्य को मैनी पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है, बट उस कार्य को करने के लिए सभी कार्यों का होना जरूरी है। तो इसलिए सभी कार्य तभी हो पाएंगे तब उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन के बिना कार्य नहीं हो सकता है। जैसे कि स्कूल में टीचर काफी होते हैं, अगर सभी टीचरों में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो कार्य कंप्लीट नहीं होगा। अदरवाइज अगर मैं क्लास की बात करूं तो अगर क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 स्टूडेंटों को कार्य कंप्लीट कराने के लिए सभी 10 स्टूडेंटों का कोऑर्डिनेट होना जरूरी है, मतलब कि ध्यान से स्टडी करना जरूरी है। अगर ध्यान से अगर रिमेम्बर नहीं करेंगे 10 स्टूडेंट्स तो स्टडी का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो टीचर का भी यही पर्पज होता है कि 10 स्टूडेंट के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, एक अच्छा समन्वय किया जाए, अच्छा रिलेशन किया जाए, ताकि वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग ये सिर्फ यही है कि एक दूसरे से अच्छा मेल मिलाप करना ताकि वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। प्योरिटी ऑफ पर्सन, प्योरिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या होगा, व्यक्तियों की अधिकता। ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन, कॉमन सी बात है, संगठन एक बहुत से व्यक्तियों का समूह है, हु असेंबल टू फुलफिल ए कॉमन पर्पस। वो उन जितने भी पर्सन होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने जो पर्पस है उसको कंप्लीट कर सके। एंड इंडिविजुअल कैन नॉट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, और व्यक्तिगत रूप से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित नहीं कर सकता है। कॉमन ऑब्जेक्टिव, और सबका एक ही पर्पस होता है, जैसे कि थर्ड पॉइंट का सेम टू सेम वैसे ही हमारा फोर्थ पॉइंट है। देयर आर वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अनेक पार्ट होते हैं, जैसे स्कूल के 3 पार्ट है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। पर्पस सिर्फ एक ही है, सबको अच्छा एजुकेट करना और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाना। तो पर्पस एक ही है सेम। There are various part of organization with different function it to perform act। ये सेम वही बात आ गई है, ऑर्गेनाइजेशन के अनेक पार्ट होते हैं with a different function is perform, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना जो परफॉर्म करते हैं, बट ऑल मूव इन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ए जनरल ऑब्जेक्ट। तो परंतु उन सबका एक ही पर्पज होता है कि हम अधिक से अधिक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने डायरेक्शन को अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, कॉमन सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है वो प्रबंध की मशीन है, वो प्रबंध की क्या है, मशीन है। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंध की मशीन है। ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मशीन ऑफ मैनेजमेंट, कॉमन सी बात है कि इसके बिना मैनेजमेंट हो नहीं सकता है, या मैनेजमेंट के बिना ये नहीं हो सकती है।
इट इज दैट मशीन, ये मशीन है इन विच नो पार्ट कैन अफोर्ड टू ओन इल फिटिंग एंड नॉन फंक्शनली, ये मशीन है जिसमें कोई भी पार्ट गैर कानूनी तरीके से या बिना किसी कार्य के लागू नहीं हो सकता है। बस आपको यहाँ तक ही करना है, गैर कार्यात्मक कह सकते हो, नहीं लागू हो सकता है, बस यहाँ तक करना है। इसके बाद हम इस पे क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस करेंगे। ये इम्पोर्टेंस कैसे क्या होंगे आप देखो उसको। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग है संगठन का महत्व, ये महत्व, संगठन के महत्व। तो क्या है संगठन के महत्व, एक बार वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है का, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, मतलब कि दूर दूर तक लाभ, क्षेत्र का लाभ उठाना, या फिर विशिष्टीकरण कह सकते हैं, विशिष्टीकरण का लाभ, स्पेशलाइजेशन। आई थिंक इसको विशिष्टीकरण कहते हैं, एक लाभ उठाना। फर्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंस का, I think under the organization all activities are subdivided into the various work या जो आपको पता ही है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंदर में जितना भी एक्टिविटियां होगी उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उनके अन्य कार्य या जो कर दी जाती है। और all some work competent people are appointed who become expert by doing a particular job time and again। और जितने भी छोटे छोटे कार्य होते हैं, सब वर्क होते हैं, उन पर एम्प्लॉय को अपॉइंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। एंड हु बिकम एक्सपर्ट बाय डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब टाइम एंड अगेन। इसका मतलब क्या है कि वो उस कार्य को बार बार टाइम टू टाइम अगेन टू अगेन कर करके उसमें क्या हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। इन दिस वे, दूसरे तरीके से हम कहें मैक्सिमम वर्क इज अकम्प्लाइज इन मैक्सिमम टाइम ऑफ टाइम। हम बार बार किसी भी कार्य को अधिक से अधिक करेंगे तो वो कार्य अच्छा सा हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। और इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन को एक विशिष्टीकरण से अधिक लाभ होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को उनकी एबिलिटी के बेस पे कार्य दे दिया जाता है और उस कार्य को बार बार करता रहता है, जिससे उस कार्य में वो निपुण हो जाता है। तो इससे क्या होगा, अच्छी प्रकार से कार्य होगा। क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होगा, कार्य करने में अच्छा संबंध, या फिर हम क्या कह सकते हैं रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशनशिप करना, क्लैरिटी स्पष्टता से रिलेशनशिप करना। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिटी द वर्किंग रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या है कि संगठन का एक ये भी पर्पज होगा कि वो अपने एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन कर सके, ताकि वो अच्छे से अच्छे कार्य कर सके। इट स्पेसिफाई, और यह भी स्पष्ट कर सके कि हु इज रिपोर्ट टू होम, कि वो कौन किसको रिपोर्ट देगा। देयरफॉर कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, और इसी रिलेशन बेस्ड वन एक कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब क्या होगा, अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग करना, अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग करना। अंडर द प्रोसेस, आई थिंक थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अनुकूलतम संसाधनों का प्रयोग करना। थर्ड पॉइंट, अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इन द वेरियस। ये वही आगे रिपीट आ गया कि
संगठन की प्रक्रिया के अंदर किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है या फिर डिवाइड कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। देयर इज ए डिफरेंट एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एवरी डिफरेंट जॉब, और इनको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं और उनको उनकी योग्यता के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट वर्क दे दिया जाता है। बाय डूइंग सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कैपेसिटी being left out and any possibility of unnecessary duplicating any jobs। और इस प्रकार क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार को कार्य दे दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का कार्य छूटेगा ही नहीं और ना ही कोई कार्य दोबारा रिवाइज हो पाएगा। सो ये पॉइंट था, इसका आपने हैंडल करना है। तो कॉन्सिक्वेंटली इसलिए या फिर निरंतर रूप से देयर इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्स, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा संसाधनों का अनुकूल में प्रयोग किया जाता है। आगे adaptations to change, organization process make the organization capable of adaptation to any change connected with the post of employee। इसका मतलब सिर्फ यही है कि परिवर्तन जो होते हैं टाइम टू टाइम उसके बारे में बताना। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मेक ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू एनी चेंज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉय की योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिया जाएगा, ठीक है। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो दैट कहाँ से हम अडप्शन टू चेंज इस पे हैं। तो अडप्शन टू चेंज का मतलब क्या होगा, परिवर्तन में सुविधा। क्या होगा हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट है अडप्शन टू चेंज, परिवर्तन में सुविधा। इसका मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मेक को ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडेप्शन टू एनी चेंज कनेक्टेड विद द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या होगा कि परिवर्तन में जितनी भी सुविधा होगी, परिवर्तन जो टाइम टू टाइम होंगे वो एम्प्लॉय के जो पद होंगे उनसे रिलेटेड होंगे या उनके संबंधित होंगे। वो जो ऑर्गेनाइजेशन प्रक्रिया होगी वो एम्प्लॉय को इस योग्य बना देगी कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो वो उस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट, अडॉप्शन टू चेंज का मतलब ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, संगठन प्रक्रिया मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू एनी चेंज। किसी भी प्रकार का जो हमें परिवर्तन दिखेगा, परिवर्तन में सुविधा होगी तो एम्प्लॉय पर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो नेचुरल जैसा है वैसा कार्य करता रहेगा। दिस बिकम्स possible only because of fact that there is a clear scalar chain of authority for manager right from the top to lower level। ये स्पष्ट रूप से क्लियरिटी है कि जो इसमें जो रिलेशन होगा वो हाई लेवल से लो लेवल का होगा। एक मैनेजर का जो रिलेशन होगा वो लो लेवल से हाई लेवल या हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होगा। एक मैनेजर उच्च स्तर के जो हाई पोस्ट के उनके साथ भी रिलेशन करेगा और जो लो लेवल के एम्प्लॉय उनके साथ भी रिलेशन करेगा। तो इसमें अगर एडजस्टमेंट टू चेंज या परिवर्तन की सुविधा होगी तो उसका एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंस सबऑर्डिनेट इज वेल अवेयर ऑफ वर्किंग ऑफ हिज बॉस, देयर इज नो डिफिकल्टी अबाउट टेकिंग अप द न्यू पोस्ट। तो इसलिए कह सकते हैं अगर टाइम टू टाइम कोई उसके मैनेजर या उनके जो सीनियर एम्प्लॉय बॉस है वो चले भी जाते हैं तो उससे उनके वक्त पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नेचुरल जैसा कार्य करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावशाली
प्रबंधक। It has generally been observed that there is always a condition of doubt about the authority of managers among themselves. आमतौर पर ये देखा जाता है, ये जांच की जाती है कि अधिकार अंतरण, इसका मतलब क्या होगा, अथॉरिटी ऑफ मैनेजर्स, इट इज जनरली टू ऑब्जर्व, आमतौर पर ये देखा जाता है कि देयर इज ऑलवेज ए कंडीशन ऑफ डाउट अबाउट द अथॉरिटी ऑफ मैनेजर अमंग देमसेल्फ, कि जो मैनेजर को जो जिम्मेवारी दी गई है, जो अधिकार दिए गई है, उनमें जो संदेह होगा, ये जो अधिकार अंतरण होगा, उसमें जो भी डाउट होगा वो अपने आप के बीच में वो रखते हैं। कह रहे हैं ना, अमंग देमसेल्फ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेक ए क्लियर मेंशन टू ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ एवरी मैनेजर also their extent of authority. So the organization की प्रक्रिया के अंदर में किसी प्रकार की कोई भी बात हो या कोई भी किसी प्रकार की एक्टिविटी हो, वो सारी मैनेजर से शेयर की जाएगी, एंड ऑल्सो देयर एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, और सारी चीजें जिम्मेवारी के अंदर में रखी जाएगी। आई थिंक ये यहाँ तक ही करना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से विकास करना। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी इज प्रैक्टिसाइज्ड। तो संगठन की प्रक्रिया के अंडर में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार अंतरण, इज प्रैक्टिस, उनको बार-बार अधिकार, संगठन की प्रक्रिया के अंडर में जो अधिकार अंतरण दिए गए हैं वो बार-बार प्रैक्टिस होते हैं। इट इज डन नॉट बिकॉज ऑफ लिमिट कैपेसिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, ये कंप्लीट रूप से नहीं होता है क्योंकि यहाँ किसी भी कार्य को करने के लिए लिमिटेशंस होती है, बट ऑल्सो टू डिस्कवर न्यू मशीन ऑफ वर्क। पर यहाँ पे एक चीज और देखी जाती है कि कुछ नया करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कुछ सोचा जाता है। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेकिंग डिसीजन टू सबऑर्डिनेट्स, और इसलिए जो इनके अंडर में सबऑर्डिनेट होते हैं, जो इनके अंडर में एम्प्लॉय होते हैं, उनको कुछ नया करने के लिए डिसीजन दिए जाते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और वे अब इस सिचुएशन या स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। दे ट्राई टू फाइंड आउट द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड इम्प्लीमेंट देम। और सबऑर्डिनेट को ये भी कह दिया जाता है कि आप कुछ भी फाइंड आउट या कुछ नया डिस्कवर कर सकते हो और उसको लागू कर सकते हो। तो यही था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब ये होगा कि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी एबिलिटी, आप अपनी डिस्कवर पुट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे इंपोर्टेंस हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और फैक्टर हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। आई थिंक डेवलपमेंट ऑफ पर्सन का मीनिंग ये होगा कि किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉय होगा वो या सबऑर्डिनेट होगा, वो खुली छूट दे दी जाएगी कि आप अपनी योग्यता या अपनी एबिलिटी के बेस पे कुछ भी डिस्कवर कर सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट या लागू कर सकते हो। सो दैट यहाँ तक ही था। मैंने इसके कैरेक्टर करा दिए और इसके इंपोर्टेंस करा दिए। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।